अब आपका जो देखो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था। सबसे पहले चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बारी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जाने से पहले यानी इस चैप्टर में हम और आगे बढ़ें उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। तो पहला बेसिक पॉइंट है सॉलिड एंगल। क्या डेफिनेशन है? एंगल फॉर्म्ड बाय एनी एरिया एट गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। कोई भी एरिया किसी गिवन पॉइंट पर जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। जैसे इस समय अगर आप हमारा बोर्ड देख रहे हो तो बोर्ड में एक साथ एक एरिया ही तो देख रहे हो और वो एरिया जो है आपकी आंखों पर एंगल बना रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बोर्ड से आपकी आंखों पर बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, सॉलिड एंगल है। तो यहाँ पर हमने एक एरिया दिखाया हुआ है और ये एरिया इस गिवन पॉइंट पर सॉलिड एंगल बना है। तो सॉलिड एंगल का जब आप फोटो देखोगे, सॉलिड एंगल की जब आप ज्योमेट्री देखोगे तो हमेशा एक कोन जैसी पिक्चर बनती है, ठीक है ना। शंकु के ज्योमेट्री में मतलब शंकु के स्टाइल का कोन के फॉर्म में ज्योमेट्री बनती है। कोन मतलब बर्थडे कैप समझ लो, ठीक है। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो क्या है, स्टेरेडियन है। इसके बाद में सेकेंड नंबर है कि सॉलिड एंगल निकालने का कोई फार्मूला होता है क्या? तो फार्मूला फॉर सॉलिड एंगल, लेकिन जो फार्मूला है वो छोटे एरिया के लिए है। तो सॉलिड एंगल ड्यू टू स्मॉल एरिया। अब कैलकुलस एक ब्रांच होती है मैथ की, फिजिक्स की, आप जिसको चाहो उसको कह दो। छोटी चीजें जो है, छोटी चीजें, छोटी वैल्यू, जब हम लोग बिगिनिंग ऑफ द फिजिक्स में थे यानी कि 9th और 10th में थे, डेल्टा लगा के लिखते हैं। जैसे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को बोलते थे डेल्टा। जैसे छोटा टाइम डेल्टा टी, छोटा वेलोसिटी डेल्टा वी, छोटा सा मास डेल्टा एम। तो ये अपनी जो आदत थी, ये आदत थी 9th और 10th स्टैंडर्ड्स की, ठीक। एक ब्रांच होता है कैलकुलस वाला, ठीक। कैलकुलस वाला जो ब्रांच है, कैलकुलस वाली ब्रांच में छोटी वैल्यू को डी लगा के लिखते हैं, डी। जैसे छोटा सा टाइम dt, छोटा सा वेलोसिटी dv और छोटा सा मास dm। ये कैलकुलस का अंदाज है। मीनिंग दोनों का वही है। जैसे dt माने छोटा सा टाइम, डेल्टा t माने छोटा सा टाइम, dv माने छोटी वेलोसिटी, डेल्टा v माने छोटी वेलोसिटी। बट ये कैलकुलस की दुनिया के फंडे हैं, कैलकुलस का स्टाइल है और ये बिना कैलकुलस का स्टाइल है। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल का जो फार्मूला है, सॉलिड एंगल ड्यू टू स्मॉल एरिया, तो सॉलिड एंगल को हम लोग डी ओमेगा से लिखते हैं, क्योंकि छोटा जो एरिया होगा वो छोटा सा एरिया जब एंगल बनाएगा तो वो भी कैसा होगा, छोटा ही होगा, और बड़ा एरिया जो एंगल बनाएगा वो बड़ा होगा। तो सॉलिड एंगल छोटे एरिया से छोटा ही बनेगा। तो यहाँ पर देखो कैलकुलस वाले विजन में अगर चला जाए तो सॉलिड एंगल को क्या लिखेंगे, डी ओमेगा, और विदाउट कैलकुलस में जाए तो डेल्टा ओमेगा। फार्मूला होता है डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कैलकुलस की विजन में डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। जो ये डेल्टा ए है और जो ये डी ए है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डेल्टा ए विदाउट कैलकुलस है और डी ए क्या है, विद कैलकुलस है। लेकिन दोनों का मतलब वही है, डी ए का मतलब भी और डेल्टा ए का मतलब क्या है, छोटा सा गिवन एरिया। तो जो डेल्टा ए है या जो डी ए है वो गिवन स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया पे। और छोटा एरिया जब एंगल बनाएगा, आप सोच के देखो, अगर ये एरिया बड़ा हो जाए, अगर ये वाला एरिया बड़ा हो जाए तो जो बनने वाला सॉलिड एंगल है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो फार्मूला जो ये बोर्ड पर लिखा हुआ है ये केवल छोटे एरिया के लिए है। तो छोटे एरिया से बनने वाले सॉलिड एंगल भी छोटे ही होंगे। तो ये जो डेल्टा ओमेगा है ये बिना कैलकुलस में लिखा है, और जो डी ओमेगा है ये कैलकुलस के साथ लिखा हुआ है। ये फॉर्मिंग यानी बनने वाला स्मॉल सॉलिड एंगल। फिर फार्मूले में जो ये आर स्क्वायर आ रहा है, यानी जो आर है, आर क्या, डिस्टेंस बिटवीन गिवन स्मॉल एरिया एंड गिवन पॉइंट। जैसे एक डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये एक छोटा सा एरिया है और ये गिवन पॉइंट है। तो इस छोटे से एरिया ने इस गिवन पॉइंट पर एंगल बना दिया, तो छोटा सा सॉलिड एंगल बन गया।
और गिवन पॉइंट की छोटे एरिया से जो दूरी है वो r है। ठीक, अब अगर हम लोग कैलकुलस में रहते हुए आगे बढ़े तो फार्मूला ये होगा डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और अगर बिना कैलकुलस के आगे चले तो डेल्टा ओमेगा डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए फार्मूले में मैंने आपको डेल्टा ए डी ए का मतलब बता दिया, आर का मतलब बता दिया, डेल्टा ओमेगा डी ओमेगा का मतलब बता दिया, केवल क्या रह गया थीटा। अब थीटा का मतलब अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी बेसिक पॉइंट में, और उसका नाम है एरिया वेक्टर। ये जो एरिया वेक्टर है वो क्या चीज होती है, ध्यान देना। दूसरे पॉइंट के बाद चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट है आपका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम लोग सरफेस वेक्टर भी कहते हैं, सरफेस वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर? किसी भी गिवन एरिया पर बाहर की ओर बनाया गया नॉर्मल is called area vector, is called area vector। नॉर्मल का मतलब होता है ऐसी लाइन जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। जैसे हमारे पास में एक एरिया है, मान लेते हैं ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया हमने बना लिया। अब हम एक ऐसा नॉर्मल मतलब एक ऐसी लाइन बनाएं जो कि सरफेस से कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो। जरा इस डॉटेड लाइन को देखो, ये जो डॉटेड लाइन है वो सरफेस से कितना बना रही है, 90। तो जो ये लाइन है इसका नाम है नॉर्मल, और ये हमेशा किधर होती है, बाहर की ओर होती है। तो इसी नॉर्मल का नाम है सरफेस वेक्टर, इसी नॉर्मल का नाम है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो है वो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है, लेकिन एग्जाम में एरिया वेक्टर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एरिया वेक्टर से जुड़े हुए कई सारे पॉइंट्स हैं वो तुमसे पूछे जाएंगे। तो एरिया वेक्टर तुम्हें पता होना चाहिए, इसीलिए देखो नंबर 3 पर समझने वाली स्टाइल में डेफिनेशन लिखी हुई है। किसी भी गिवन एरिया पर बाहर की ओर बनाया गया नॉर्मल में से लाइन होती है जो सरफेस से क्या बनाती है, 90, उसको कहते हैं एरिया वेक्टर, सरफेस वेक्टर। ठीक, अच्छा हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर है तो उसके पास में वैल्यू भी होती है और उसके पास में डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर जो ये सरफेस वेक्टर है, सरफेस वेक्टर जिसका नाम है एरिया वेक्टर, तो इसके पास में दो चीजें होंगी, एक तो डायरेक्शन होगी और दूसरा क्या होगा, वैल्यू होगी, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होगा। तो 101% ये दो चीजें होंगी वेक्टर के पास। तो डायरेक्शन होगी, तो मैंने डायरेक्शन तो बता दी, डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन होती है बाहर की ओर, बाहर का मतलब हो गया आउटवर्ड, बाहर का मतलब हो गया आउटवर्ड। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है सरफेस वेक्टर का, तो सरफेस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, आंसर है सरफेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना की एरिया वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं सरफेस वेक्टर को S से लिख दूं, कभी S से लिखूंगा कभी A से लिखूंगा, तो सरफेस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तो बाहर की ओर है। तो जिस एरिया पर आपने इसको बनाया है, ये एरिया है, इसी पर आपने इसको बनाया है,
मान लेते हैं इस एरिया की वैल्यू है 20 मीटर स्क्वायर, तो सरफेस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं ना 11th स्टैंडर्ड में पता होगा। तो वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड होगा एरिया वैल्यू के बराबर, एरिया वैल्यू के बराबर। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि हमारे पास में ये एक स्क्वायर और इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है। तो मुझसे सरफेस वेक्टर के बारे में पूछा जाए तो हमने बहुत आराम से यहाँ पर एक ऐसी लाइन बनाई जो एरिया से क्या बना रही है 90 डिग्री। ये बन गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम या तो एस से लिखेंगे या ए से लिखेंगे। डायरेक्शन तो दिखाई दे रही है, बट एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, यानी मॉड ऑफ एस क्या होगा, तो मॉड ऑफ एस होगा 100 मीटर स्क्वायर। अगर कोई एरिया वेक्टर को ए से लिखता है तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर किसी भी गिवन एरिया पर बाहर की ओर जो वेक्टर जो नॉर्मल बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं एरिया वेक्टर। और एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ एरिया। जिस एरिया पर उसको बनाया गया है उसी एरिया की वैल्यू उस एरिया वेक्टर का क्या होती है मैग्नीट्यूड। ठीक, नोट करिए। तो अब हमने एरिया वेक्टर भी जान लिया। अब एरिया वेक्टर जानने के बाद में फिर से सॉलिड एंगल का जो फार्मूला है उसको जरा कॉपी करते हैं और फिर समझते हैं कि थीटा क्या है। तो फार्मूला था डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये कैलकुलस में हमने लिखा, और जो लोग कैलकुलस फॉलो नहीं करते होंगे वो कैसे लिखेंगे डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो मैंने आपको आर का मतलब बता दिया था, डी ए डेल्टा ए का मतलब बता दिया था, डी ओमेगा डेल्टा ओमेगा का मतलब बता दिया था, थीटा रह गया था। थीटा क्या है, तो थीटा है यहाँ पर एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग given small area given point and normal। या नॉर्मल की जगह पर मैं लिखना चाहता हूं एरिया वेक्टर। थीटा के बारे में देखो, सुनो, समझो, डायग्राम बना करके और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में छोटा सा एरिया है, स्मॉल एरिया है, कितनी वैल्यू का है डीए वैल्यू का, बिना कैलकुलस में डेल्टा ए, और ये गिवन पॉइंट है। तो छोटा सा एरिया इस गिवन पॉइंट पर छोटा सा सॉलिड एंगल बनाएगा। तो छोटे एरिया ने बना दिया सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल बन गया छोटा सा। तो थीटा क्या है, नाउ चेक द सिचुएशन। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द गिवन स्मॉल एरिया डैश गिवन पॉइंट। तो पहले एक लाइन बनाओ जो दोनों को मिला रही है। ये गिवन पॉइंट है और ये गिवन एरिया है, इनको मिला दो, ये देखो लाइन आ गई। तो एक लाइन तो आपकी ये आ गई। तो स्ट्रेट लाइन कौन वाली स्ट्रेट लाइन, जिसने स्मॉल एरिया और गिवन पॉइंट को मिलाया है, तो ये आ गई। एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर। तो अब यहाँ पर जरा एरिया वेक्टर बना। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल होता है।
ये एरिया वेक्टर हो गया। तो ये आपका एरिया वेक्टर है, ये वो लाइन है जो दोनों को मिलाती है, ये जो एंगल है वो क्या है? थीटा। ठीक है ना। तो अब इस थीटा के बारे में जो कमेंट्स किया गया है वो देखो, जो डायग्राम है वो देखो। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द गिवन एरिया डैश गिवन पॉइंट एंड द नॉर्मल। ठीक। सोचो अगर मामला आमने सामने का होता, अगर आमने सामने का मामला होता, आमने सामने का मामला का मतलब हो गया जो गिवन एरिया है और वो जो गिवन पॉइंट है वो ठीक एक दूसरे के सामने होते हैं। ये गिवन पॉइंट है और ये जस्ट सामने ये छोटा सा एरिया। ठीक। तो अगर आमने सामने का मामला होता तो थीटा के बारे में देखते हैं क्या है। ये सॉलिड एंगल बन गया, ये सॉलिड एंगल बन गया। अब देखिए गिवन पॉइंट को एरिया से मिलाने वाली लाइन, तो गिवन पॉइंट को एरिया से मिलाने वाली लाइन तो ये हो गई, ये लाइन हो गई। एरिया वेक्टर ये होगा, एरिया वेक्टर कैसा होगा? 90 डिग्री पर होगा। तो जो मिलाने वाली लाइन होगी और जो एरिया वेक्टर होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर जाएंगे। तो मिलाने वाली लाइन और एरिया वेक्टर जब एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर जाएंगे तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा? 0। इनके बीच में एंगल क्या बनेगा? 0। तो आमने सामने के केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि इन केस ऑफ आमने सामने, इन केस ऑफ आमने सामने, कौन लोग आमने सामने? गिवन पॉइंट और गिवन एरिया। आमने सामने को बोलते हैं जस्ट अपोजिट फेसिंग, जस्ट अपोजिट फेसिंग। इन केस ऑफ आमने सामने थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर आप आमने सामने के केस में थीटा की जगह पे 0 लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो cos थीटा यानी कि cos 0 ये 1 हो जाएगा। और उस केस में हमारे फार्मूले में थीटा नजर नहीं आएगा। तो कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि सॉलिड एंगल के लिए आप थीटा को निकालना चाहते होगे लेकिन क्वेश्चन में थीटा दिया ही नहीं जाएगा। तो समझ जाना कि कौन सा केस है? आमने सामने का केस है। और आमने सामने के केस में थीटा की वैल्यू 0 होती है। नहीं, थीटा की वैल्यू 0 होती है तो cos थीटा क्या होगा? 1। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और बता देंगे, लेकिन कम से कम इतनी बातें तो उनको पता होगी। और ध्यान देना, ये एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन मेथड, इसको जानिए क्या होता है। तो एक्सपेंशन मेथड जरा समझेंगे। जैसे फिजिक्स में छोटी वैल्यू लिखते हैं, छोटी वैल्यू लिखने का तरीका। तो फिजिक्स में जब हम छोटी वैल्यू लिखते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? जैसे स्मॉल टाइम, तो लिखने का तरीका होता है dt। यानी छोटी क्लास में तो डेल्टा लगा सकते हो, लेकिन जब आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स बन जाते हो तो जनरली हमको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? कैलकुलस वाला। फॉलो क्या करना चाहिए? कैलकुलस वाला। तो 12th क्लास का जो स्टूडेंट है, जब उससे कहा जाएगा छोटा टाइम लिखो, dt लगा के लिखेगा। उससे कहा जाएगा छोटा सा फोर्स लिखो, तो dF माने फोर्स। छोटा मास लिखो, dm। छोटा वेलोसिटी लिखो, dv। ऐसे बहुत सारी चीजें। और अगर फिजिक्स में बड़ी वैल्यू लिखने को कहा जाए,
बड़ी वैल्यू लिखने का तरीका, जैसे ये क्या लिखा है, छोटा सा टाइम, तो इस छोटे से टाइम पर ये साइन बना दो। अब मैथमेटिक्स वाले जानते हैं कि इस साइन को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है, वैसे तो पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो मैथ वाले लोग तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन है, लेकिन अगर बायो वाले कैंडिडेट्स नहीं जानते तो जाने इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेशन बनाया और उस इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिख दिया, छोटा टाइम, तो ये बन जाता है बड़ा टाइम, बिग टाइम। यानी बिग टाइम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ छोटा टाइम। इसी तरीके से ये छोटा फोर्स है तो बिग फोर्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा फोर्स। इसी तरीके से छोटा मास है तो बिग मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी। ये आपकी स्मॉल वेलोसिटी है तो बिग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी। यानी ये सारे एग्जाम्पल देख करके, इन सारे एग्जाम्पल को जब आपने देखा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिग वैल्यू बराबर होती है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल। और उसको लिखने का तरीका होता है बिग वैल्यू बराबर इंटीग्रेशन बनाते हैं और अंदर क्या लिखते हैं, स्मॉल में। ठीक, इसी को कहते हैं एक्सपेंशन मेथड। यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पर जाना क्या है, एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन में हम बात करते हैं छोटी की और फिर हम फाइनली कहाँ पहुंच जाते हैं, बड़े पर। ऑल द रिजल्ट्स आर वेरी यूजफुल जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे। तो एक्सपेंशन मेथड में हम छोटी वैल्यू से कहाँ पहुंचते हैं, बड़ी वैल्यू। और तरीका क्या होता है, छोटी वैल्यू पर इंटीग्रेशन लगा दो, बन जाती है बड़ी वैल्यू। अब देखिए फ्लक्स चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हो पाया, इसके बेसिक ही चल रहा है, क्योंकि बिना इन बेसिक के इलेक्ट्रिक फ्लक्स चैप्टर क्लियर करना मुश्किल होगा।